चलिए, तो शुरू करते हैं विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम ब्रह्मांड और सौरमंडल को खत्म करेंगे और इसे फन और मस्ती के साथ खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। तो चलिए, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आप मेरे लिए ईश्वर के समान हैं, क्योंकि आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। एनसीईआरटी का वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हो चुका है, इकोनॉमिक्स का हो चुका है, एसी बुक का इकोनॉमिक्स का हो चुका है, आपका पॉलिटिकल हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बीपीएससी करके एनसीईआरटी वन लाइनर 2025 करके दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाओ, उसमें सिर्फ महामैराथन ही डाला जाता है, तो आप जाके देख सकते हैं। और जरूरी नहीं कि बीपीएससी के लिए ही है, सभी एग्जामों के लिए है, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक संघन मतलब घनत्व वाला, अत्यधिक संघन व अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड है अथवा बिंदु के रूप में था। क्या था? सूक्ष्म पिंड मतलब माइक्रो पिंड या बिंदु के रूप में था, एक पॉइंट के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी, क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात, विस्फोट हुआ मतलब बम फूटा, वहां मतलब ब्रह्मांड में ही होते रहता है, तो ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवर्थ जारी रहा। समझ गए? अनवर्थ जारी रहा मतलब शुरू में जो था ब्रह्मांड एक पॉइंट था, सूक्ष्म पॉइंट था, लेकिन आगे चल के उसी में विस्फोट हुआ और जाके ब्रह्मांड का बढ़ता चला गया। अब बात करते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि महाविस्फोट सिद्धांत को ही बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। यह किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ये हम जानते हैं और सही बात है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर हुई है तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये महाविस्फोट सिद्धांत के रूप में हम जानेंगे। इसी के अनुसार पता चला है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तारों का रंग किसका सूचक माना गया है, किसका संकेत बताया गया है? तो उसके ताप के अनुसार बताया गया है, उसका जो टेम्परेचर होता है उसके अनुसार। सही बात है। तारों के सामने देखिए अलग अलग जो है लाइट है, अलग अलग टाइप का जो है आपको क्या है टेम्परेचर मिलेगा तारों में। स्टार में बताइए कौन सा जिसके सामने जाने में आप डरते हैं लेकिन पावरफुल है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो हम जानते हैं सूरज ही तो है, यही तो है हमारा तारा, स्टार यही तो है ना। तो तारा जो है सबसे निकट अगर हमारे पृथ्वी का है तो सूरज ही है, इसलिए धूप से उसकी रोशनी प्रकाश सब आते हैं। तो ये बात तो हम समझ गए। अब इससे पहले एक और जान लीजिए, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले और कोई नहीं थे, जॉर्ज लेमैत्रे थे। लेमैत्रे का नाम आता है, याद रखिएगा। सिद्धांत मतलब बिग बैंग थ्योरी दिया गया था। और एक और जान लीजिए, पॉइंट बता ही देता हूं इसमें कि हमारे सौरमंडल का 99.86% ब्रह्मांड जो है मास सूर्य में ही निहित होता है। ठीक है? किससे? सूर्य से ही निहित होता है, सूर्य में ही होता है। और थोड़ी सी बात करें तो सुनिए, हमारी आकाशगंगा जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं, दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो हम बताएंगे अंडाकार या सर्पिलाकार बताया गया है। अंडाकार जैसा। अंडाकार कैसा होता है? थोड़ा सा पूरा गोल थोड़ी होता है, थोड़ा सर्पिला होता है, सर्पिलाकार का होता है। तो अंडाकार बोल दीजिए या सर्पिलाकार बोल दीजिए। पूरा अंडा नहीं होता है, ऐसे होता है ना। अंडा क्या है? गोल थोड़ी होता है, थोड़ा सा ऐसे झुका होता है, सर्पिलाकार होता है। तो दूध मेखला की अगर आकार पूछे तो आप बताइएगा अंडाकार। और ये हमारी आकाशगंगा का दूध मेखला है, याद रखिएगा। आकाशगंगा का दूध मेखला किस आकार की है? तो हम बताएंगे अंडाकार। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा गया, मतलब किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे कोपरनिकस को कहा जाता है। और सही बात है, आधुनिक अगर खगोलीय शास्त्र अगर पूछे तो हम कोपरनिकस बताएंगे। आप ये बताइए कि हमारे ग्रह कितने हैं? कमेंट कीजिए, जो कि सूर्य की दूरी के अनुसार आपको बताना है। कमेंट कीजिएगा, नहीं तो वेट कीजिएगा। तो याद रखिएगा, पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। देखिए, पृथ्वी गोलाकार है ये कहने वाले पाइथागोरस थे।
सर्वप्रथम, लेकिन गोलाकार बाद में कौन नहीं कहेंगे, ये भी हम चलेंगे। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है, तो हम बताएंगे नेबुला है। नेबुला पूरा नाम ओरियन नेबुला है, जो कि मंदाकिनी का नाम सुने होंगे। मंदाकिनी का सबसे चमकीला और ठंडे तारे स्टार का क्षेत्र अगर पूछे एरिया कौन सा है, तो ओरियन नेबुला है। वहां पे जाइएगा तो वहां पे दिखेगा, ठंडा क्षेत्र आपको दिखेगा, सबसे चमकीला भी और ठंडा भी। तारों की आयु किस आधार पर हम लोग प्राप्त करते हैं, ज्ञात करते हैं, बताइए। तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, तारों द्वारा मुक्त जो ऊष्मा होती है, जो निकलती है, उस आधार पर हम लोग करते हैं तारों की आयु, एज चेक करते हैं। ठीक है, हम तो पढ़ रहे हैं भाई यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब मैंने पूछा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार अगर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, एम याद रखिएगा, वी याद रखिएगा, ई याद रखिएगा, एम याद रखिएगा, जे याद रखिएगा, ठीक है, और क्या याद रखिएगा, एस याद रखिएगा, यू याद रखिएगा, एम याद रखिएगा। ये सूर्य के दूरी के अनुसार बताएगा। एम से होता है मरकरी, मरकरी माने बुध, भी से होता है वेनस, वेनस माने होता है शुक्र, और ई से होता है अर्थ, जो हमारा पृथ्वी है। सूर्य के दूरी से तीसरे नंबर पे हमारा अर्थ आता है, पृथ्वी आता है। और एम से आता है मार्स, जिसपे मंगल रहते हैं, मार्स माने मंगल। और फिर उसके बाद आता है जुपिटर, ये जो आ गए चार अंदर की ओर चले जाइए, और ये आ जाएंगे बाहर की ओर। जुपिटर आ गया, बड़ा वाला आ गया। फिर उसके बाद जैसे जुपिटर आएगा तो शनि जी से मिलने जाइएगा ना जी, बृहस्पति जी से पूजा करिएगा तो शनि जी से भी मिलने जाना होगा, तो सटन के पास जाइएगा। तो इससे सटन, और सटन के पास जाइएगा तो यू से यूनिवर्स के पास जाइए, मतलब यूनिवर्स कहने का मतलब यूरेनस के पास जाइए। तो यूरेनस के पास जाइएगा सटन के बाद, और जब यूरेनस के पास जाइएगा तो लास्ट में अंत में नेपच्यून के पास जाना पड़ेगा, तो अरुण वरुण के पास जाना पड़ेगा। जैसे कि इनमें दो ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, जिसे क्लाडियस, ठीक है, क्लाडियस बोलिए या क्लेडियस बोलिए, टॉलमी पूरा नाम है। ये मिस्र यूनान का जो है रहने वाले खगोल शास्त्र हैं, और इनका समय काल 140 ईस्वी बताया जाता है कि उस समय में थे। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि भू केंद्रीय जो अवधारणा है, ठीक है, भू केंद्र जो कॉन्सेप्ट दिए थे, अवधारणा दिए थे, उसका प्रतिपादन किए। ठीक है, ये क्लियर हो गए। इस अवधारणा के अनुसार बताया जा रहा है कि टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, मतलब एकदम पॉइंट में है, तथा सूर्य और अन्य जो ग्रह हैं इसकी परिक्रमा करता है, मतलब पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ये क्लियर नहीं किए थे, मतलब बाद में पता चलता है कि पृथ्वी ही परिक्रमा करती है सूर्य की। तो कैसे, चलिए आगे चलेंगे। अब निकोलस कोपरनिकस, जिनका कोपरनिकस बोलते हैं, वो जो कि खगोलीय शास्त्र का जनक माने जाते हैं अभी आधुनिक मॉडर्न का, इनका समय काल बताया जाता है 1543 बताया जाता है, याद रखिएगा। और ये पोलैंड के व्यक्ति है बेचारे, और पोलैंड के हैं, तो इन्होंने बताया केंद्रित अवधारणा बताया, कौन, निकोलस कोपरनिकस ने। और इसके अंतर्गत बताया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है, मतलब पॉइंट में सूर्य है कोपरनिकस के अनुसार, और पृथ्वी जो है, ग्रह जो है, घूमते रहती है सूर्य के पास, ऐसे ऐसे, समझ गए, ना कि आपका पृथ्वी उस जगह पे और सारा ग्रह घूमता है, सूर्य घूमता है। ये बताने वाला टॉलमी का नाम आता है। वास्तविक में कोपरनिकस ने बोला कि नहीं, सूर्य केंद्र पे है और पृथ्वी सब घूमते रहती है, मतलब ग्रह, आठों ग्रह घूमते रहती है। चलिए, कौन सी पुस्तक में चर्चा की गई है बताइए। इससे आप हिंदी में संक्षिप्त टिप्पणी पुस्तक का नाम बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि कमेंट किए थे। ठीक है, तो कमेंट किए थे मतलब कमेंट तो अलग कर दीजिए, तो पूरा हो गया कमेंट रियो लस बता दीजिए, जिसमें बताया गया है कि सूर्य केंद्रित अवधारणा है, याद रखना है, मतलब हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, ना कि भूमि वाला है, जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक कौन बताया था कॉन्सेप्ट, टॉलमी ने बताया था। इस पर थोड़ा सा जान लीजिए कि सूर्य से संबंधित पढ़ के लिए थे हम लोग, अब पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट जो तथ्य जानते हैं। तो पृथ्वी की आकृति की अगर बात करेंगे तो ये पता है, भू जियोइड बोलिए, इसे क्या बोलिए, जियोइड में जियोइड बोला जाता है आकृति। अगर पूछे अक्षीय ध्रुव व्यास अगर पूछे पृथ्वी का, तो हम बताएंगे 12,714 किमी है, मतलब 12714 किमी है। अगर पूछे पृथ्वी का भूमध्य सागरीय व्यास पूछे, तो व्यास मतलब पूरा है ना, त्रिज्या नहीं पूछ रहा कि आधा, व्यास। तो व्यास जो है इसका भी जो है 12,756 किमी है, भूमध्य व्यास। अगर अक्षीय ध्रुव पूछे तो 12,714 है, और भूमध्य
भूमध्य रेखीय व्यास तो 1 2 7 5 6 किमी है, मतलब 12,756 किमी है। अगर पृथ्वी का ध्रुवीय घेरा पूछे या परिधि पूछे, परिधि को ही घेरा बोलते हैं, तो ध्रुवीय परिधि अगर बोले तो 40,008 किमी है, मतलब 40008 है, तो 40,008 है ध्रुवीय। पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय परिधि पूछे, मतलब घेरा पूछे, तो ये भी 40,075 है, मतलब 40075 है। क्लियर हो किमी है। अगर पूछे पृथ्वी का मास द्रव्यमान पूछे तो हम बताएंगे किग्रा में बताएंगे। कैसे बताएंगे? 5.97 गुने 10 पे पावर 24 किमी है, मतलब 10 पे पावर 24 है। तो 5.97 गुने 10 पे पावर 24 किग्रा है द्रव्यमान पृथ्वी का। अगर पृथ्वी का जलीय भाग पूछे कि जल कितना में है, तो 71% है, 71% है। स्थलीय भाग कितना है, कितने भाग में हम लोग रहते हैं पृथ्वी का, तो 29% भाग में ही रहते हैं, अधिकतर जल है। और जिस दिन जल का उफान हुआ पृथ्वी खत्म, 29% डूबने में टाइम थोड़ी लगेगा। आयतन की बात करें, आयतन की बात करें, इसके वॉल्यूम की बात करें, तो पृथ्वी का वॉल्यूम जो है घन किमी में होगा। कैसे? तो 10.83 गुने 10 पे पावर 11 घन किमी में है, मतलब 10.83 गुने 1011 घन किमी में है, 10 पे पावर 11 है। अगर औसत घनत्व पूछे पृथ्वी का तो बताएंगे 5.51 जो है आपको पानी का घनत्व का सापेक्ष बताया गया है। अगर बात करें पृथ्वी की अनुमानित आयु अगर बताया जाए तो 4.6 मिलियन वर्ष है, मतलब सोचिए 5 मिलियन वर्ष तो पृथ्वी का ही है। तो जैसे ही सूर्य विनाश होगा, मतलब अगर 5 वर्ष आने वाला है तो निश्चित है कि सूर्य से पहले आपको विनाश होना पड़ेगा पृथ्वी को, तभी ना, क्योंकि 5 मिलियन वर्ष तो इसी का दिया हुआ है विनाश का। धरातल के क्षेत्रफल की बात करें, पृथ्वी के धरातल का क्षेत्रफल जो है 51.1 करोड़ वर्ग किमी में फैला हुआ है, धरातल क्षेत्रफल है पृथ्वी का। अगर परिभ्रमण की बात करें, परिभ्रमण समय, देखिए परिक्रमण, परिभ्रमण, परिभ्रमण क्या है बताइए? परिभ्रमण का मतलब होता है कि रोटेशन। तो पृथ्वी का रोटेशन जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड बताए जाते हैं। तो 56 याद रखिए मिनट है, तो 23 घंटे 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड इसका परिभ्रमण समय है। अगर मैं बात करूं परिक्रमण समय की बात करें, परिक्रमण समय का मतलब रेवोल्यूशन। तो परिक्रमण समय की, अब भाई अपने अक्ष पे घूम के ये साधु संत बन गया, अब क्या किया कि सूर्य के पीछे भी पड़ जाता है, कौन? पृथ्वी, और भी तीसरे नंबर पे पड़ जाता है। तो पृथ्वी के पीछे जब पड़ गया तो ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड तक ये बेचारा घूमते रहता है, लेकिन फिर से इसको घूमना पड़ जाता है क्योंकि सूर्य हाथ नहीं आता, क्योंकि जा नहीं सकते ना, जला देगा ना, इसलिए। तो इसका जो है परिक्रमण समय अगर पूछे तो बताइएगा कि सूर्य का जो है परिक्रमा करने में पृथ्वी का 365 दिन लग जाते हैं, 5 सेकंड लग जाते हैं, 48 मिनट लगते हैं और आपके 46 सेकंड लग जाते हैं टोटल। अगर बात करें परिक्रमण वेग की बात करें, परिक्रमण वेग रेवोल्यूशन का वेग इसका जो है वो है 29.8 किमी सेकंड है, 29.8 किमी सेकंड बताया जाता है। अगर परिक्रमण मार्ग की लंबाई अगर बात करें, मतलब पृथ्वी के जो परिक्रमण जो लंबाई होता है, मार्ग जो रास्ता इसका होता है वो 96 करोड़ किमी होता है। परिक्रमण मतलब रेवोल्यूशन, मतलब किसी का पीछा करना, रेवोल्यूशन मतलब किसी के पीछे घूमना, परिभ्रमण, परिभ्रमण भ्रमण अपने अक्ष पे ही करना। चलिए, सूर्य की न्यूनतम दूरी अगर बात करें पृथ्वी से तो 14.70 करोड़ किमी बताया गया है। अगर सूर्य से अधिकतम दूरी बताया जाए, देखिए न्यूनतम दूरी बताया गया 14.70, पृथ्वी घूम रही है तो कहीं ना कहीं कम होगा, कहीं ना कहीं दूर होगा, तो दूरी अगर है तो 15.21 करोड़ किमी है, ज़्यादा नहीं दूरी है, एक ज़्यादा है। और सूर्य के मध्य की दूरी अगर बीच का दूरी बोले तो 14.96 करोड़ है, इसके एवरेज भी बोल सकते हैं। अब इसी तरह हम बात करें कि सूर्य से पृथ्वी तक, देखिए यहाँ पे सवाल ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहिएगा सर कि एमसीक्यू करवाएंगे तो आप कह दीजिएगा गलत ना बता दिए। देखिए सूर्य का न्यूनतम दूरी पूछे तो पृथ्वी तो घूम रही है, सूर्य के पीछे कर रही है घुमा, तो ये 14.70 करोड़ किमी है। और सूर्य का अधिकतम दूरी पूछे पृथ्वी से तो 15.21 करोड़ बताइएगा। और मध्य की दूरी मतलब बीच वाला दूरी पूछे तो 414.96 करोड़, मतलब 14.96 करोड़ बताइएगा। ठीक है, ये सवाल पूछता है। अगर सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना है तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। तो 8
16 सेकंड बता दीजिएगा। तो 8 मिनट 16 सेकंड बताएंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचने में समय लगता है। चंद्रमा से दूरी अगर पूछे पृथ्वी का तो हम बताएंगे 3,84,000 किमी है, मतलब 3,84,000 किमी है ना दूरी चंद्रमा से। अगर बात करें समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई, किसकी? पृथ्वी की बात हो रही है, तो समुद्र तल से अगर स्थल पे आना है ऊपर, तो याद रखिएगा नापा जाता है माउंट एवरेस्ट से, ठीक है? तो याद रखेंगे इसका है 8,848.86 है, मतलब 8,848.86 किमी इसकी समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई बताई जाती है माउंट एवरेस्ट तक। अगर बात करें समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई जो है कितनी है, तो याद रखिएगा गहराई जो नापी जाती है मरियाना ट्रेंच से नापी जाती है। कितना है? 11,033 किमी है, मतलब 11,033 मीटर है, किमी नहीं मीटर है, सॉरी मीटर है। अगर मैं बात करूं कि आकाश में कितने तारामंडल हैं, तो 88 तारामंडल बताए गए हैं। बृहस्पति मतलब जुपिटर तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है, तो जुपिटर और सटर्न पर अगर गैस की बात करें, क्योंकि इस पे रिंग होते हैं याद रखिएगा, तो हाइड्रोजन आपको इस पे मिलेगा, H2 मिलेगा, हीलियम मिलेगा, He मिलेगा, और मीथेन CH4 मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं हरिक वलय का, मतलब डायमंड रिंग जिसे बोलते हैं, का दृश्य जो है कब देखा जा सकता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जा सकता है, सूर्य के घेरों पर देखा जा सकता है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे, क्या बता सकते हैं, तो ये हमारे हो गए टोटल क्वेश्चन खत्म। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो, मतलब 1/4 कम हो, तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। अगर सूर्य और पृथ्वी का मध्य अगर दूरी खत्म हो गई, 1/4 कम हो गया, तो समझिए पृथ्वी का विनाश निश्चित हो गया। तो याद रखिए पृथ्वी पर आए हैं तो कर्तव्य करके जाना है, क्योंकि एक दिन तो जीवन में सोना ही है, क्योंकि अंत मृत्यु होगा तो जीवन भर सोना है। तो आप इस धरती पे भेजा गया है आपको कर्तव्य करने, सोना छोड़िए, जागना सीखिए। और ये हम स्पेशली सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ कि कहने का मतलब कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ हम पृथ्वी पे आए क्यों हैं, पैदा क्यों हुए हैं, क्योंकि मुझे कर्तव्य करना है, या माता पिता का सेवा करके जाना है, या किसी दुनिया के लिए भला करके जाना है, लेकिन करके जाना है, ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि तो लोग को छोड़ के जाएंगे तो जीवन भर तो सोना ही है, तो जीवन भर अगर सोना है तो भाई कोई इतना पुण्य कर्तव्य तो करना भी पड़ेगा। अब आगे देखिए, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, सैटेलाइट नहीं होते हैं, तो बुध और शुक्र का नहीं होता है, मतलब मर्क्यूरी और वेनस का नहीं होता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है, तो वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। किस पे पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। हेल बॉब तथा हैली क्या है बता सकते हैं, तो वो उछल तारा है, बोलिए कॉमेट है। हेली बॉब और हैली क्या है, यानी अकाडमी पे आप जानते ही हैं। अब चलिए ग्रहों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो सवाल बनते हैं, वो याद रखिए। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन से हैं, तो हम बताएंगे बुध है, मरकरी है, मतलब मर्क्यूरी है, याद रखिएगा, ऐसे मरकरी बोलिएगा याद करने के लिए। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से? पृथ्वी के निकट कौन है? शुक्र होगा, क्योंकि देखिए वेनस और बीच में अर्थ, उसके बाद हमारा मंगल, तो मंगल और वेनस के बीच में कौन है? अर्थ। तो इसका भी आपका नजदीक कौन है? वेनस का, वेनस नजदीक है। सूर्य के हिसाब से देखा जा रहा है, तो अगर मरकुरी फिर वेनस तब अर्थ, तो अर्थ बगल में हुआ कि नहीं, फिर उसके बाद अर्थ के बगल में कौन है? मंगल। ऐसे अगर पूछे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ही होगा। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को, वेनस को ही बोला जाता है, वी से वेनस। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूर तो वरुण, वरुण का मतलब एन से नेपच्यून, एन से इंडिकेट करते हैं नेपच्यून, जो कि सूर्य से दूर है। और इसमें जो है आपको पता ही होगा कि 4 जो है अंदर, मतलब पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह, और 4 जो है बाहरी ग्रह कहलाते हैं। अब बाहरी ग्रह जो 4 हैं उनमें रिंग होते हैं, वलय होते हैं, ये आप जानते हैं। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून, वरुण। सबसे बड़ा ग्रह अगर बात करें तो जुपिटर को बताया जाता है, जैसे जुपिटर। बृहस्पति को बताया जाता है। सबसे छोटा ग्रह हमारा मर्क्यूरी, मतलब बुध को, एम से मर्क्यूरी, बुध को बताया जाता है। सर्वाधिक घनत्व वाला अगर ग्रह पूछे, डेंसिटी वाला, तो अर्थ हमारा पृथ्वी,
है ना, पृथ्वी है हमारा डेंसिटी वाला। अगर बात करूँ सर्वाधिक चमकीला, सर्वाधिक गर्म, ये सब जो है हमारा शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ही कहलाता है, वेनस ही कहलाता है। लाल ग्रह रेड प्लैनेट हमारा मंगल को, मार्स को कहते हैं। मार्स माने मदर को कहते हैं, ऐसे बोलिए। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार शुक्र को ही कहा जाता है। शाम का तारा इवनिंग स्टार शुक्र को ही कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह किसे, तो शुक्र को ही कहते हैं। तो वेनस को हम क्या कहते हैं, भोर का तारा भी कहिए, शाम का तारा कहिए, या आपको जुड़वा बहन कहिए। तो भी से वेनस 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 मतलब शुक्र शुक्र शुक्र, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए छल्लों वाला ग्रह जिसे वलय युक्त कहते हैं, जिसमें रिंग होते हैं, वलय मतलब रिंग, जिसे हम छल्ला रिंग भी कहते हैं। रिंग छल्ला मतलब रिंग का होता है, रिंग को ही छल्ला कहते हैं। तो छल्ला वाला ग्रह 4 बताए थे मैंने, जुपिटर, सैटर्न, अरुण और वरुण। ये बाहर की ओर है, बाहरी है, बाहरी ग्रह भी कहा जाता है, बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। तो बाहरी ग्रह में सब रिंग होते हैं, वलय होते हैं, मतलब छल्ले वाला ग्रह होते हैं। तो सब बड़े-बड़े ग्रह हो गए। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। सही बात है, अंत में है बेचारा वरुण, वरुण को ही नेपच्यून कहते हैं। तो सबसे छोटा वाला ग्रह कौन सा है, तो हम जानते हैं बुध है, मर्क्यूरी है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध ही होगा, क्योंकि सबसे नजदीक है सूर्य का, तो यही होगा, मर्क्यूरी होगा, बुध होगा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है शनि हो गया है, जो कि 146 हो गया है, ये हम जानते हैं। अगर बात करें हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो ये हो गया हरे रंग का, मतलब ग्रीन कलर का जो है प्लैनेट दिखने वाला, अरुण। अरुण मतलब यूरेनस हो गए, हरे रंग का दिखाई देता है। और ध्रुवी यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आप चलते हैं। देखिए धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। परिभ्रमण करता है, याद रखिएगा, मतलब धुरी पर, अपने धुरी पर, अक्ष पर परिभ्रमण तीव्र गति से, तो बृहस्पति करेगा, जुपिटर करता है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह जो है शुक्र है। वेनस से बहुत ही अपने जो है न्यूनतम करते रहता है, परिभ्रमण करते रहता है। ठीक है, मतलब परिभ्रमण मतलब क्या होता है बताइए। परिक्रमा नहीं कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। परिभ्रमण मतलब रोटेशन, रोटेशन मतलब अपने अक्ष पे घूम रहा है। तो शुक्र बहुत ज़्यादा समय लेता है, मतलब न्यूनतम गति से, मतलब मध्यम गति कहिए, मतलब कम गति से। और ज़्यादा तीव्र गति से परिभ्रमण, रोटेशन कौन करता है, बृहस्पति करता है अपने अक्ष पे। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमा अवधि वाला जो ग्रह है वो वेनस ही है। दोनों है, मतलब वो अगर मान लीजिए रोटेशन कर रहा है और रेवोल्यूशन दोनों एक ही समय में करेगा, लगभग समय बताया जाता है शुक्र का ही, वेनस का ही। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह जो है कौन है, तो मंगल है, मार्स है। तो पृथ्वी के समान अवधि जो होते हैं उसी तरह मार्स का भी, मतलब मंगल का भी लगभग बताया जाता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव किसका है, तो मंगल का ही होगा। अक्षीय झुकाव समान है तो झुकाव भी सेम ही रहेगा। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है, मंगल ही होगा। जब झुकाव हो ही रहा है, दिन का भी बात कर रहा है, तो नॉर्मल है कि समय भी जो अपना अक्ष पे जो घूम रहा है, पृथ्वी रोटेशन कर रहा है, तो उसी तरह मंगल भी करेगा उसी समय तक, तो समान हो गया। जुड़वा लेकिन बहन कहलाएगा शुक्र, याद रखिएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह जो है कौन सा है, तो देखिए 2 है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। पूर्व से मतलब ईस्ट से वेस्ट चलता है, सब वेस्ट से ईस्ट चलते हैं ना। ई जो है शुक्र और अरुण जो है ईस्ट से वेस्ट चलता है, मतलब उल्टा काम करता है, परिभ्रमण करता है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। और जितने भी ग्रह हैं, 6 जो ग्रह हैं, वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, इसलिए पूरब की ओर सूर्य उगता है ना, देखे होंगे। तो 2 जो है उसका उल्टा चलता है, पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट चलता है, शुक्र और वरुण, मतलब वेनस और यूरेनस करता है, मतलब भी और यू दोनों जो है उल्टा चलता है, परिभ्रमण रोटेशन करता है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है, अरुण है, सही बात है। नॉर्थ से साउथ अगर चलेगा, यही चलता है कौन, दोनों काम है, पूरब से पश्चिम की ओर भी परिभ्रमण करने वाला अरुण है, यूरेनस है, और उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला जो है अरुण है, याद रखिएगा, यूरेनस है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, परिक्रमा मतलब रेगुलेशन करने वाला, तो बुध है, 88 डेज बताया जाता है ना।
न्यूनतम गति के परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? वरुण है। न्यूनतम रूप से कम समय में, मतलब नेपच्यून। समझ गए? परिक्रमा कर रहा है, मतलब रिवोल्यूशन कर रहा है, 84 ईयर्स बताया जाता है ना? चलिए, अगर बात करें मतलब चक्कर कितना दिन में लगाता है? नेपच्यून है। इसका क्लियर हम आपको नहीं किया है ना, कर देंगे। अच्छा ठीक, इसको छोड़िए, आगे देखिए। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है तो शुक्र और वरुण अरुण का ही होगा, मतलब VU का होगा, मतलब वेनस और यूरेनस का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, तो वेस्ट में ना उगेगा, ईस्ट की ओर घूमेगा तो वेस्ट में जाकर न इसका जो है सूर्योदय होगा। और अगर हमारा जितना भी 6 जो ग्रह हैं वो वेस्ट से ईस्ट चलते हैं, इसलिए ईस्ट में जो है सूर्य उगता है पृथ्वी पर, है ना? याद रखिए। सूर्य की बात हो रही है तो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी अगर सूर्य की बात की जाए तो कितनी है? तो हम बताएंगे 14.70 करोड़ किमी है। कितनी है? 14 करोड़ 70 किमी बताया जा रहा है पृथ्वी से न्यूनतम दूरी। किसका? सूर्य का। याद रखेंगे। अगर पृथ्वी से अधिकतम दूरी अगर पूछे तो हम बताएंगे 15.21 करोड़ किमी है। देखिए, न्यूनतम दूरी पूछे तो 14.70 करोड़ बताइएगा। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पूछा जाए सूर्य से तो हम बताएंगे 15.21 करोड़ है ना? ये जरूरी है। अगर पृथ्वी की औसत दूरी पूछा जाए, देखिए सूर्य से संबंधित जुड़ा हुआ है तो पृथ्वी का बात हो रही है, तो देखिए पृथ्वी से औसत दूरी देखा जाए तो औसत एवरेज बताया जा रहा है तो 14.96 करोड़ किमी है। देखिए दोनों क्लियर कर देता हूँ। होता है कभी कभी कि जरूरी नहीं कि पृथ्वी का एक हिस्सा एकदम दूर है, नहीं, एक हिस्सा नजदीक है, एवरेज हिस्सा अलग बताया जाता है, तो अलग अलग बताएगा। जैसे पृथ्वी से अधिकतम दूरी सूर्य का कहीं कहीं होगा किसी क्षेत्र में, तो हाँ उस हिसाब से 15.21 करोड़ है। न्यूनतम दूरी कहीं कहीं होगा कम, तो 14.70 होगा। अब पहाड़ से देखिए तो थोड़ा सा बता के अनुमान मतलब इमेजिन कीजिए कि किस क्षेत्र में हो सकता है। और हो सकता है पृथ्वी से दूरी अगर औसत दूरी पूछे एवरेज तो हम बताएंगे 14.96 करोड़, मतलब ये एवरेज बताएगा ये दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो क्लियर, तो दोनों को ध्यान रखना होगा आपको। अब देखिए सूर्य का व्यास अगर देखें, सूर्य का व्यास अगर हम लोग देखें, ठीक है, त्रिज्या नहीं देख रहे हैं, इसका आधा नहीं पूरा व्यास देखें, पूरा त्रिज्या नहीं देखना हमको, सूर्य का पूरा व्यास देखें, सूर्य को देखें तो 13 लाख है। कितना है? 13 लाख, याद रखिएगा 92,000 है। 13 लाख 92, 13,092, 13,92,000 बताइएगा किमी है सूर्य का। अगर सूर्य का आयतन की अगर हम बात करें, वॉल्यूम का बात करें तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है, मतलब पृथ्वी जितना है ना उससे बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। तो सही बात है, बड़ा होगा तभी तो लाइट हर जगह पृथ्वी पे आएगा। इसका द्रव्यमान की बात करें, देखिए आयतन जान गए, अब द्रव्यमान मतलब मास की बात करते हैं। तो मास कितना है? तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। इसका मास अगर देखा जाए सूर्य का तो 3,32,000 गुना है, और आयतन देखा जाए तो 13 लाख गुना अधिक है। और इसका तलीय गुरुत्व देखा जाए, मतलब इसका नीचे वाला जो है स्तर का देखा जाए तो पृथ्वी से 28 गुना है इसका, खुद पृथ्वी का, पृथ्वी के हिसाब से पृथ्वी से 28 गुना है। तभी तो हमारा सूर्य का परिक्रमा करना पड़ जाता है। बड़ा है ना भाई, महान है ना, उसके सामने जा भी नहीं सकते। फन के लिए बोलता हूँ। केंद्रीय घनत्व की बात करें तो केंद्रीय घनत्व अगर देखा जाए सूर्य की तो 150 ग्राम प्रति घन सेमी है डेली, मतलब एक तरह से प्रति घन सेमी है 150 ग्राम केंद्रीय घनत्व, मतलब पॉइंट वाला जहाँ पे सेंटर है इसका। रासायनिक संगठन की बात करें, मतलब केमिकल जो होते हैं, इसका रासायनिक संगठन जो होते हैं सूर्य में क्या क्या होते हैं रासायनिक रूप से, तो हाइड्रोजन 71% होता है, हेलियम 26.5% आपको मिलेगा सूर्य में, और अन्य तत्व अगर देखा जाए 2.5% मिलेगा। ये सब सुनते जाइए सिर्फ, इसका फिर वन लाइनर भी क्लियर करेंगे। अगर फोटोस्फीयर ताप की बात करें, मतलब सतह का ताप की बात करें तो इसमें लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है फोटोस्फीयर ताप पर रहता है। और सतह वाला मतलब जिस पे हम खड़े रह सकते हैं, तो सूर्य का सतह पे तो खड़े नहीं रह सकते, जलिए जाएंगे तो, लेकिन वहाँ पे सतह कितना है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, बहुत डेंजर है। अगर मैं बात करूँ केंद्र का ताप, मतलब जो सूर्य का केंद्र है उसका केंद्र, केंद्र मतलब सेंटर का, तो सूर्य का केंद्र का ताप अगर पूछे तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। बाप रे बाप, कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है।
सूरज के धब्बे का ताप अगर देखें, सूरज में जो धब्बा है उसमें भी ताप देखिए सूरज कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल पूछा हुआ है। मैं बीपीएससी का जो क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसका जो बन रहा है, अभी बना हुआ है, हिस्ट्री पॉलिटिकल का तैयार हो गया है और हिस्ट्री का लगभग भी वो भी तैयार हो गया। सब एक बार तैयार करके सोच रहा हूँ कि एक एक टॉपिक का महामैराथन करवा दूंगा। इसे थोड़ा समय लग रहा है और क्योंकि उस बुक को एमसीक्यू में तैयार करना थोड़ा समय लगता है, उसमें एडिट करना समय लगता है, तो कर रहे हैं। और इसी तरह का बुक है बीपीएससी में, जितना आज तक का प्रीवियस ईयर हुआ है सारा है। सूर्य उत्सर्जन की बात करें, मतलब सूर्य का जो ऊर्जा उत्सर्जन होता है सूर्य में, उसकी अगर बात करें तो जूल सेकंड में बताया जाता है। किसमें? जूल सेकंड में। कितना? 37 दशमलव, मतलब 37 दशमलव बोल रहा हूँ, 3.77 गुने 10⁻²6 जूल सेकंड बताया जाता है। तो 3.7710 जो है जूल सेकंड बताया गया है ऊर्जा उत्सर्जन में। अगर मैं बात करूं केंद्रीय दबाव की बात करें, किसका? केंद्रीय दबाव की बात करें, तो केंद्रीय दबाव में 1 अरब एटमॉस्फेयर की बात होगी। एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। किसमें? केंद्रीय दबाव में। अगर मैं बात करूं अक्ष पर घूर्णन अवधि, किस पर? अक्ष पर जो घूर्णन अवधि होती है वो बताइए कितना होता है सूर्य का। सूर्य जो है अपने अक्ष पर जो घूमता है, यहाँ पे जो सूर्य जहाँ है अपने अक्ष पर का घूर्णन अवधि पूछता है, समय अवधि मतलब समय, तो 25.38 दिन होते हैं, डेज होते हैं, 25.38 डेज बताए जाते हैं। ये मध्य रेखा के सापेक्ष है, मतलब बीच वाला रेखा की बात हो रही है, लेकिन ऐसे 35 डेज होता है जो कि ध्रुव के सापेक्ष अगर देखें, इसका जो ध्रुवीय ऊपरी हिस्सा की बात करें जो अपने ध्रुव से घूमता है उस हिसाब से 35 दिन, और ऐसे बीच के रेखा से देखें तो 25.38 दिन लगते हैं। सूर्य की आयु की बात करें तो 5 मिलियन वर्ष है लगभग। कितना है? 5 बिलियन, मतलब हम लोग चले जाएंगे उसके बाद भी ये बचेगा, क्योंकि विनाश का कारण नहीं बनेगा ना फ्यूचर में। अपना अपना कर्तव्य करके जाना है, नहीं कि इसमें जीवन में सोए रहना है। सोना है ही नहीं, सोना तो आपको एक दिन हमेशा के लिए है ही। सोना बंद कीजिए। मृत्यु लोक में से आपको भेजा ही गया है, आपको अपना कर्तव्य करना है, कर्म करना है, धर्म करना है, किसी भी धर्म जाति के रहें आप। अंत में परिवार के लिए आपको कमाना है, अपनी पत्नी के लिए कमाना है, अपने बच्चे के लिए कमाना है, या आपको कुछ ऐसा बड़ा करना है जो कि देश के लिए करना है। तो मतलब आपको कहीं न कहीं आपको इस धरती पे आप भेजा गया है कोई न कोई कर्तव्य के कारण। नहीं कि आपको जिसका कर्तव्य खत्म होता है उसे उस धरती से उठा लिया जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो इस वास्तविकता को अपना के चलिए कि एक दिन तो सोना तो जीवन भर ही है, अंत में सोना बंद कीजिए और जागना शुरू कीजिए, अपने धर्म को पालन कीजिए, जो आपको धर्म अच्छा लगे, बस सही धर्म होना चाहिए। जीवन व्यर्थ नहीं करने देंगे। ये इसलिए पसंद आए तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं लेना। ये सब मेरा काम है, मोटिवेट कर देता हूँ कभी-कभी। अगर नहीं एक्सेप्ट आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है? तो दिल पे मत लीजिएगा। ये कभी-कभी क्या होता है ना कि अपने आप को हम मोटिवेट करने के लिए ये सब डायलॉग मार देते हैं। पढ़ाते-पढ़ाते लगता है कि थक गए, मोटिवेट कर दिए, तो दिल पे मत लीजिएगा, क्षमा चाहते हैं। तारे जो समान तारे होते हैं, स्टार होते हैं, संभावित जीवन अगर काल बोला जाए तो 10 मिलियन वर्ष होता है। सोचिए 10 मिलियन वर्ष होते हैं समान तारे का, मतलब नॉर्मल जो जेनर स्टार होते हैं उनका जीवन काल 10 मिलियन, लेकिन सूर्य का आयु 5 मिलियन है, तो है ना दिक्कत। अगर बात करूं सूर्य के प्रकाश की गति की बात करें, तो सूर्य के प्रकाश की गति की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि 3 गुने 10⁸ एमएस में बताया जाता है, मतलब मीटर सेकंड में बोल दीजिए, है ना? मतलब 3 लाख किमी सेकंड बता दीजिएगा, तभी होगा। सूर्य के प्रकाश की अगर गति की बात करें तो 3 लाख किमी सेकंड बता दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है किमी सेकंड ना दे दे, मतलब 3 गुने 10⁸ एमएस बता देता है, मीटर सेकंड बता देता है, क्योंकि 8 लग गया ना तो मीटर सेकंड, नहीं तो केमी में 3 लाख तो है ही है। क्लियर? चलिए, अगर मैं बात करूं और क्या बात करूं तो सुनिए। अगर बात करें हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। मतलब आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा अगर करना है, मतलब गैलेक्सी होता है, उसकी परिक्रमा करने में सूर्य को लग जाता है समय 25 करोड़ वर्ष, वो भी लगभग बताया गया है। सूर्य की ऊर्जा
किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन से ही तो होती है, इसी के द्वारा होता है। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन हो गया सूर्य से संबंधित, नाभिकीय विखंडन तो अलग बताया जाता है। तो आप ये बताइए कि हाइड्रोजन बम, जो हाइड्रोजन बम बोलते हैं या परमाणु बम बोलते हैं, आप बताइए नाभिकीय संलयन से कौन है? हाइड्रोजन बम संबंधित है, परमाणु बम संबंधित है? कमेंट कीजिएगा। बहुत ईजी सवाल पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी से लेकर कोई ऑल इंडिया एग्जाम दिए होंगे अगर जीके जीएस में, तो पूछता है ये सवाल। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। तो गैस अवस्था में तो पाया ही जाएगा, क्योंकि लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण होता है। तो उच्च तापमान मतलब लगभग वो भी बताएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा भी हो सकता है। तो गैस हो जाता है उसमें, और सही बात है, सूर्य में गैस हो जाता है। कौन कौन गैस होता है बताइएगा कमेंट में। अभी जस्ट आप पढ़ें कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है, कमेंट कीजिए। तो हम बताएंगे सूर्य में रासायनिक रूप से अगर देखा जाए हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होता है। तो गैस तो होगा ना, उसमें गैसे है ना, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो सारा गैस है। चलिए आगे चलिए। ये सूर्य के मतलब सूर्य से क्या बात करते हैं, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे जो हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो हम बताएंगे कितनी है, 4.24 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 4.24 प्रकाश वर्ष बताया जा रहा है। अगर मैं बात करूं और किसकी, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर, किसकी परिक्रमा पथ पर में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो हम बताएंगे 29.9 किमी सेकंड की बात करते हैं। कितनी? 29.9 किमी सेकंड की बात करेंगे। क्लियर? तो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की परिभ्रमण, परिभ्रमण को रोटेशन बोलते हैं, तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण, परिक्रमण मतलब रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, सूर्य जो है, अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कोई ग्रह, तो आप उसे परिक्रमण बोलिए या आप उसे रिवोल्यूशन बोलिए। तो इसे हम रोटेशन बोलेंगे। अपने मूड में घूम रहा है, मस्ती में घूम रहा है, ये भी याद रखिएगा। ये तरीका बता रहा हूँ। और अगर बात करें परिक्रमण का, परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण मतलब किसी परी को लेकर चलना, किसी के साथ चलना, मतलब सूर्य का किसी के पीछे पीछे घूमना, उसी को हम परिक्रमण कहते हैं। तो उसी को रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन ऐसे बोलिए, री कर दीजिए। री मतलब किसी के पीछे पीछे घूमने वाली चीज को हम परिक्रमण कहते हैं। याद रखिएगा, परी लग गया मतलब परी के पीछे घूम रहा है, तो सूर्य क्या है? परी है। और सूर्य के चारों ओर सारा ग्रह घूम रहा है, क्योंकि इससे उसको धूप चाहिए। अब लोभ है ना जी, धूप चाहिए, तो बेचारा परिक्रमण कर रहा है। यही परिभ्रमण हो जाएगा, तो हो जाएगा परिभ्रमण, भ्रमण कर रहा है। परी के लिए भटक रहा है लेकिन मिलेगा नहीं, लास्ट में वो साधु संत बन जाएगा, तो रोटेशन करके थक जाएगा, तो अपने अक्ष पे ही रोटेशन करेगा। क्लियर? चलिए, ये तरीका मैंने जानबूझ के निकाला, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। अब सुनिए, बात करते हैं दिन रात किस कारण होते हैं। तो पृथ्वी जो है अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण होते हैं। अब देखिए, अपने कक्ष पर घूर्णन करेगा तभी तो दिन रात होगा ना। तो दिन रात किस कारण होता है? अपने कक्ष, अपने अक्ष पे जो है यहाँ पे घूर्णन करेगा, मतलब रोटेशन करेगा, तभी तो होगा, ये होगा। तो ग्रह जो है प्लैनेट, वे प्रकाशहीन पिंड है। प्रकाशहीन मतलब इसमें प्रकाश नहीं होता है, किसी की मदद से ग्रह लेता है। जैसे पृथ्वी पर अपना प्रकाश नहीं है ना, लेकिन सूर्य से हम लोग प्रकाश लेते हैं, है कि नहीं? तो प्रकाशहीन है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और सही बात है, जितने भी प्लैनेट हैं वहां पे सूर्य की प्रकाश ही जाएगी, अगर नहीं गई तो अंधेरा रहेगा। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो हम जानते हैं पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य है, तो हम बताएंगे शुक्र और मंगल के बीच में है। क्यों? क्योंकि सूर्य के हिसाब से अगर देखें तो तीसरे नंबर पे आता है। तो याद रखिएगा, शुरू में कौन बचा? एम भी। एम भी मतलब मरकरी और आपका मर्क्यूरी बोल दीजिए, मरकरी आदत हो गया, मरकरी चमकते रहता है इसलिए मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी और वेनस मतलब बुध और शुक्र। उसके बाद आ जाता है हमारा पृथ्वी, मतलब अर्थ आ जाता है, ई आ जाता है, बताए तो शुरू में। और उसके बाद आ जाता है एम। एम मतलब होता है मार्स, मंगल। तो इसके बीच में आया कि नहीं पृथ्वी, बस ऐसे याद रख लीजिए। 8 ग्रह याद हो जाएगा, सिर्फ सुनते रहिए ना, मैं करवा दूंगा ना, सिर्फ सुनना है। 2 से 3 बार बोलूं या 50 बार बोलूं, सिर्फ आप सुनना है। अगर ज्यादा बोल दिया समझिए वो एग्जाम में आने ही वाला होगा, अवश्य। चलिए, आकार के अनुसार हम देखें
आकार के अनुसार अगर देखें, आकार मतलब बड़ा, साइज के अनुसार देखें ग्रहों का अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आकार में देख रहे हैं तो सबसे बड़ा आकार में हमारा बृहस्पति है, जुपिटर है। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर शनि है, मतलब सटर्न है। फिर उसके बाद अरुण जी हैं, फिर वरुण जी हैं। अरुण जी बाबू हो गए यूरेनस, अब अरुण जी हो गए नेपच्यून, है ना? ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद आ जाता है भाई 5वें नंबर पे, अगर आकार में साइज में बात करें तो हमारा पृथ्वी है। अब सोचिए इसी पे, इस पे ना लोग रहते हैं, इस पे ना, इस पे ना, इस पे रहते हैं भाई पृथ्वी पे, क्योंकि इसी पे जीवन है। अब हो सकता है पृथ्वी विनाश होगा तभी जाके जुपिटर पे रहेंगे, तभी जाके मार्स पे रहेंगे, तभी जाके वेनस पे रहेंगे, है ना? तो उसकी खोज चल रही है, हो सकता है मिल जाए तो रहने चले जाएंगे। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जीत के पास तो हम समझ गए कि साइज के हिसाब से उनके पास जगह बहुत है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर भी जगह कम नहीं है, 5वें नंबर पे हैं साइज में, तो आकार में भी हम भी हैं। उसके बाद भी से वीनस मतलब शुक्र के पास भी है, और मंगल के पास भी आप चले जाइएगा तो मार्स पे अभी सर्च चल रहा है, जिसमें आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग कब्जा कर लेंगे। और लेकिन बचा बुध। बुध बेचारा छोटा-छाटा, नन्हा-मुन्ना बेचारा है। तो ये भी बेचारा है, इस पे आप जाके रह सकते हैं, इस पे भी चल रहा है प्रक्रिया। तो बुध, बुध को हम बोलते हैं मरक्यूरी। मरकरी जैसा जलते रहता है तो छोटा है ना। मार्स मतलब बड़ा, लगता है मार्स है, मंगल है, बेचारा थोड़ा-सा है, ज़्यादा नहीं है, मार्स है, द्रव्यमान के हिसाब से ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह अगर देखें तो हम जुपिटर को बताते हैं, मतलब बृहस्पति को बताते हैं, ठीक है? और सबसे छोटा हम बताते हैं बुध को, और सही बात है, मरक्यूरी है, मरकरी जैसा जलेगा तो छोटे ना रहेगा जी, मरकरी कहाँ है? बड़का को है, छोटा है ना, तो मरक्यूरी छोटा, मतलब जुपिटर का मतलब होता है एकदम बड़ा-सा, लगता ही है कि जुपिटर है बाबू, मतलब बड़ा, दिखता ही है जुपिटर है बाबू। चलिए डेंसिटी के अनुसार हम देखते हैं। अब घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम की बात करते हैं। घनत्व के अनुसार मतलब डेंसिटी के अनुसार। और डेंसिटी के मामले में, घनत्व के मामले में, संघनन के मामले में हमारा पृथ्वी तो आगे है, तो हम है पृथ्वी। तो पृथ्वी पर लोग रहते भी हैं संघनन के रूप में। जितना जगह नहीं उतना तो आदमी रह रहे हैं, ये बात है। अब बात करते हैं बुध का। ये भी बेचारा छोटा है, मरक्यूरी है, तो यहाँ भी संघनन क्षेत्र है, मतलब घनत्व के अनुसार छोटा है बेचारा, तो दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे अगर कौन है तो शुक्र है। भाई बृहस्पति पे सबसे ज़्यादा घनत्व है ना? सॉरी बृहस्पति बोल रहा हूँ, पृथ्वी पर घनत्व ज़्यादा है। पृथ्वी के बाद सेकंड नंबर पे बुध पे है, मतलब उस पे जीवन भी है आपको, ये कहने का तो शुक्र पे भी है। तो तीसरे नंबर पे घनत्व के अनुसार तीसरे नंबर पे हमारा शुक्र है। अगर चौथे नंबर पे पूछे तो मंगल है, चौथे नंबर पे मंगल है घनत्व के अनुसार। ऐसे ही सवाल पूछेगा घनत्व के अनुसार जो है 5वें नंबर पे कौन आता है? वरुण है। वरुण जो है घनत्व के अनुसार 5वें नंबर पे है। अच्छा, तो घनत्व के अनुसार बताइए बृहस्पति कितने नंबर पे है? तो हम बताएँगे छठे नंबर पे है। अच्छा, तो ये बताइए कि अरुण से पहले वरुण हो गया भाई, मतलब बड़का भाई से पहले छोटका भाई का नाम आ गया, क्योंकि घनत्व के अनुसार वो उसी के पास जाता है। और लेकिन 7वें नंबर पे अरुण भी है, पीछे नहीं। बेचारा शनि जो है ना, उसके पास घनत्व जो है बहुत अंतिम है, 8वें नंबर पे जाता है। तो घनत्व के अनुसार अंतिम अगर पूछे तो याद रखिएगा शनि। तो शनि का डेंसिटी अगर पूछे सबसे कम है, और पृथ्वी का डेंसिटी सबसे अधिक है। उसके बाद हमारा बुध मरक्यूरी का पास है। और अगर सबसे कम में और देखें तो शनि के पहले अरुण के पास है। अरुण बताइए किसे कहते हैं? यूरेनस। नेपच्यून, वरुण, ऐसे याद रखिएगा। यू से अरुण और एन से वरुण, ऐसे याद रखिएगा। आंतरिक या पार्थिविक ग्रह कौन से? आंतरिक ग्रह मतलब या पार्थिविक ग्रह मतलब जो कि अंदर की ओर है, तो 4 अंदर हैं और आपका 4 बाहर की ओर होगा। बाहर वाले क्षेत्र को हम कहते हैं जोविनीय ग्रह कहते हैं, जो कि बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन अंदर वाले ग्रह को हम आदिवासीय ग्रह कहेंगे, आदिवासी ग्रह कहेंगे, ठीक है? या टेरेस्ट्रियल कहेंगे। क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल कहेंगे। तो अंदर वाले को टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, या उसे हिंदी में अधिवासीय कहा जाता है, जो कि आंतरिक ग्रह है, जिसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पार्थिव मतलब पृथ्वी, इसमें सम्मिलित है इसलिए। तो हम बोलेंगे बुध हो गया, शुक्र हो गया, और कौन हो गया? पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। ये 4 जो है आंतरिक ग्रह हो गए, पार्थिव ग्रह हो गए। क्लियर? तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे हम याद रखेंगे एम को, भी को और ई को, और किसे? एम को। तो यहाँ पे देखिए एम भी ई एम, मतलब मैं भी
इसी में हूँ। मैं भी मतलब मरकरी हूँ, वेनस के साथ अर्थ पर क्या रहता हूँ? मरता हूँ। मतलब मरकरी में रहता हूँ, मतलब मार्स पे रहता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। फालतू भी कुछ भी बोल दीजिए। तो मरकरी, वेनस और अर्थ और मार्स की बात करते हैं। तो बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल हो गए, ये पार्थिव ग्रह हो गए। अगर मैं बात करूं बा है, इसमें बृहस्पति है, तो बृहस्पति ये जोवियन ग्रह बोला जाता है। तो जोविनियन ग्रह किसे कहेंगे? तो हम बताएंगे बृहस्पति को कहेंगे, मतलब जुपिटर को कहेंगे, शनि को कहेंगे, मतलब सटर्न को कहेंगे, अरुण को कहेंगे, मतलब यूरेनस को कहेंगे, और चौथे नंबर पे नेपच्यून मतलब वरुण को कहेंगे। क्लियर हो गए? तो ये हमारे बाह ग्रह हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये भी डायरेक्ट पूछता है कि ये बताइए आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, उसे एक और नाम से जानते हैं, जो कि कौन-कौन है? मतलब कौन-कौन है? तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल है, याद रखिएगा, और उसे हम टेरेस्ट्रियल भी बोला जाता है। उसी तरह ये 4 जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं, जिसे हम जुपिटर और सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बोलते हैं, वो क्या हैं? तो ये जोविनियन ग्रह में आते हैं और ये बाह ग्रह के रूप में जानते हैं। ठीक है? अगर मैं बात करूं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में आ गए जी, मतलब छोटा से बड़ा की ओर चलिए। आरोही क्रम मतलब वही हुआ ना, बड़ा से छोटा नहीं, छोटा से बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चलिए छोटा। अब असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में चलेंगे, तो सबसे छोटा हमारा सूर्य की दूरी के हिसाब से चल रहे हैं, तो 8 है, मैंने शुरू में ही बताया था। एम है, भी है, ठीक है, ई है, एम है, याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे बढ़िया से ऊपर कर देता हूँ। एम है, एम मतलब मरकरी, बुध है, भी माने शुक्र, वेनस है, तीसरे नंबर पे मैंने बताया था पृथ्वी है, ई है, अर्थ है, और चौथे नंबर पे मार्स है, मतलब मंगल है, एम है, और बृहस्पति को जे से इंडिकेट करते हैं, जुपिटर है 5वें नंबर पे, शनि हमारा है 6ठे नंबर पे है, जिसे हम सटर्न एस से इंडिकेट करते हैं, और ये है अरुण, जिसे हम यूरेनस है, और 8वें नंबर पे है वरुण है, जिसे हम नेपच्यून बोलते हैं, एन से इंडिकेट करते हैं। तो एम, भी, ई, एम, जे, याद रखिएगा, एस, यू, एन। चलिए वो सब बकवास है, उसे ध्यान रखिए। और सूर्य का निकटतम ग्रह अगर बोले तो बुध है, सही बात है, बुध ही होगा ना जी, मर्क्यूरी होगा। और सुदूरतम वरुण है, सुदूरतम मतलब दूर की बात करते हैं, तो वरुण है 8वें नंबर पे है, बहुत दूर है, जिसके पास लाइट जाने में थोड़ा सा हालत खराब हो जाता है। सूर्य के परितः, सूर्य के परितः मतलब सूर्य से संबंधित परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम बताइए। अब परिक्रमण क्या बताए थे? जो परी के पीछे-पीछे पड़े हुए हैं ग्रह, मतलब सूर्य यहाँ पे है, ये परी है, लेकिन इसके पास जाएगा तो जल ही जाएगा, तो इसके पीछे तो नज़दीक जा नहीं सकता, तो इसके पीछे-पीछे, पीछे-पीछे, पीछे-पीछे चक्कर लगाएगा। अब इसके अनुसार ही हम बोलेंगे परिक्रमण, जिसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो अब इसे परिक्रमण वेग बताना है, तो बुध करेगा सबसे आगे, क्योंकि सूर्य से नज़दीक यही है। उसके बाद शुक्र करेगा, क्योंकि इसके पास यही है, तो सबसे, और फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पे करेगा, फिर मंगल करेगा, वही करेगा, सब वही करेगा। बृहस्पति है, छठे नंबर पर शनि है, अरुण है, वरुण है। ये जो जितना ग्रह के अनुसार सूर्य से दूरी है, उसी हिसाब से परिक्रमण करेगा। तो सूर्य का ही परिक्रमण करने वाला, तो जल्दी हमारा बुध करेगा, फिर शुक्र करेगा, फिर भी सबसे लेट तक करेगा अरुण, वरुण, एक पीछे है ना बेचारा, सुदूरतम है, दूरी पे है। देखिए, बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है और वरुण का सर्वाधिक है, ये बात तो सही है। 8वें नंबर पे दूर है तो सही है, और बुध सबसे कम में जल्दी में कर लेगा परिक्रमण। अब देखिए परिक्रमण तो हो गए, ठीक है, परिक्रमण तो हम समझ गए, रेवोल्यूशन जो कि परी के पीछे-पीछे, लेकिन परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, मतलब कहने का मतलब आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा। कौन परिभ्रमण करता है? मतलब रोटेशन करता है। परिभ्रमण मतलब बेचारा को परी तो मिला नहीं, तो अब परी तो है नहीं, तो अपने अक्ष पे ही बेचारा घूमेगा, घूमते-घूमते संत बनते रहेगा, तो अपने अक्ष पे ही घूमने वाला को हम परिभ्रमण कहते हैं, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। तो अगर देखा जाए आरोही क्रम में, तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे लेट तक तो यही करता है, बृहस्पति करेगा, फिर शनि करेगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अरुण करेगा,
और चौथे नंबर पे वरुण करेगा। तो सबसे ज़्यादा परिभ्रमण अगर लंबे समय तक चलता है तो बृहस्पति का चलता है, जुपिटर का चलता है रोटेशन, फिर शनि का चलेगा रोटेशन, और फिर अरुण का मतलब यूरेनस का चलेगा, फिर नेपच्यून का चलेगा रोटेशन। अपने अक्ष पे घूमने की बात हो रही है। और इसी तरह फिर 5वें नंबर पे हमारा अर्थ आता है, जो कि इसको 1 साल लग जाता है ना बेचारा को घूमने में। फिर उसके बाद मंगल को लग जाता है, मंगल का भी समय लग जाता है, लेकिन मंगल का भी रोटेशन होता है अपने। 7वें नंबर पर बुध है। सोचिए ये बुध जो है कम समय लेता है, लेकिन सबसे कम अगर देखा जाए तो शुक्र ही बेचारा घूम के जल्दी निपट जाता है अपने अक्ष पे। समझ गए? मतलब बुध के बाद शुक्र आते हैं। 8वें नंबर पर शुक्र है। पहले पढ़ते होंगे तो बताया गया था, वो भी बदला है अभी कि शुक्र का जल्दी हो जाता है। मतलब परिक्रमण भ्रमण की बात करें तो अपने अक्ष की बात करें तो शुक्र का लेट है। क्लियर हो गया? चलिए तो आगे तो ये देख लीजिए कि जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह के नाम से जानते हैं, ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जीवन युक्त मतलब उस पे जीवन है, इसलिए उसे हरित ग्रह कहा जाता है। मतलब जीवन है ना जी, तो हरित रहेगा ही। अगर बात करें रिंग का, तो बृहस्पति का वलय को बोला जाता है रिंग। किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो सिलिकेट से जो है क्या बोलते हैं, निर्मित होता है। तो सिलिकेट पदार्थ से निर्मित होता है पृथ्वी का रिंग, मतलब जो आपका वलय होते हैं। अगर बात करूं कि जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो ब्लू मून कहा जाता है। समझ गए? अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाता है, ठीक है, 2 पूर्णिमा आते हैं कि नहीं? पूर्णिमा का नाम सुने होंगे, आज पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा है, तो ऐसे पूर्णिमा का नाम सुने होंगे। तो अगर महीने में 2 बार आ गया तो दूसरा जो पूर्णिमा है उसे ब्लू मून के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर दिखेगा आपको। टाइटन जो है किस ग्रह का सबसे बड़ा जो है उपग्रह है, सैटेलाइट है, उपग्रह को ही सैटेलाइट कहा जाता है। तो हम जानते हैं शनि का जो है टाइटन बहुत ही सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। और उपग्रह याद रखिएगा, ग्रह को जो उपग्रह है उसे हम पृथ्वी का ग्रह भी कहते हैं, ये भी जान लीजिए। पृथ्वी का ग्रह जो है हमारा उपग्रह जो है चांद है, तो पृथ्वी का चांद क्या है? उपग्रह है, ऐसे याद रखिएगा। अगर बात करें अरुण की, अरुण मतलब यूरेनस की बात करेंगे, तो यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो हम बताएंगे 84 ईयर्स लगते हैं। भ्रमण करना है अपने एरिया में तो भाई समय लगेगा। अगर परिक्रमा करना है तो 84 ईयर्स लग जाते हैं, 84 ईयर्स। अब परिक्रमा किसका करेगा परिक्रमा? सूर्य का ही तो परिक्रमा करेगा। तो देखिए शनि मतलब शटन, शनि को शटन बोला जाता है, शनि एस शटन। शनि में भी एस होता है, एस एच होता है, तो एस खाली रख दीजिए, शटन, ठीक है। तो सूर्य की एक परिक्रमा मतलब रेवुलेशन बोलिए, घूम रहा है ना, परिक्रमा कर रहा है। परी के पीछे शनि घूमेगा, मतलब सूर्य क्या है? परी है, और परी के पीछे कौन चल रहा है? शनि। 8 जो ग्रह है ना, सूर्य की परिक्रमा करेगा। कितना लगता है? 29.5 वर्ष जो है समय लग जाते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे नेमेसिस को कहते हैं। तो नेमेसिस जो है वो सूर्य का जुड़वा तारा है, समझ गए? जुड़वा, नेमेसिस। अगर मैं बात करूं कि किस ग्रह के दिन का मान या अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह के संबंध में सही है, ठीक है। तो किसके संबंध में? मंगल ग्रह के संबंध में जो है सही है। क्लियर हो गए? तो आप याद रखना है कि किस ग्रह के दिन का मान जो है या अवधि, मान का मतलब अवधि, समय, और उसके अक्ष पे है, झुकाव है ना, अक्ष पे, अपने अक्ष पे झुका हुआ है ग्रह, लगभग पृथ्वी के दिन के मान मतलब अवधि और झुकाव के समतुल्य है, तो झुका हुआ है उसके समतुल्य, सारा लगभग ऐसा है। तो यह कथन किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगल ग्रह से है। मतलब पृथ्वी के ही समतुल्य माना जाता है, बराबर माना जाता है, झुकाव भी और दिन की, तो मंगल ग्रह। और सही बात है, मंगल है। और मंगल याद रखिएगा, वेनस और मार्स मतलब मंगल, और शुक्र के बीच में कौन है? पृथ्वी है, अर्थ है। आगे बात करते हैं। 1610 ईस्वी में जुपिटर बोला जाता है।
कि उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बता सकते हैं? तो गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। किसकी खोज की थी? जुपिटर की खोज की थी। और जुपिटर के उपग्रहों की खोज की थी, मतलब सैटेलाइट की खोज की थी। किसने? गैलीलियो ने। कब खोजी थी? 1610 ईस्वी में बताया जाता है। गैलीलियो वैज्ञानिक था। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय हैं, रिंग है, वो कौन है? तो देखिए, वलय किनके पीछे होगा? जो बाहर होंगे। 4 आपके अंदर हैं, जिसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और 4 एक बाहर हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जोवियन जाता है, जोविनियन बोला जाता है, या आप बाह ग्रह भी बोलते हैं। तो बाहर वाले जितने भी होंगे, वो सारे रिंग होंगे, वलय होंगे, सारे जितने भी हैं। तो पृथ्वी, अगर देखा जाए तो पृथ्वी नहीं, बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न मतलब शनि, अरुण मतलब यूरेनस, और वरुण मतलब नेपच्यून। ये चारों जो हैं आपके, इसके चारों ग्रहों में रिंग होते हैं, वलय होते हैं, जिसमें हम पृथ्वी का तो हम सॉरी जुपिटर का तो हम पढ़ चुके थे, मतलब बृहस्पति का। अगर बात करें सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह, जिसे एस्ट्रोलाइट बोला जाता है, कौन सा है? तो सेरेस है। कौन है? सेरेस। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरेस है, जो कि चमकीला है और सबसे बड़ा है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा सैटेलाइट, क्यों? क्योंकि ये सैटर्न का सैटेलाइट है। तो सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा बताइए किसका है? बताएंगे? सबसे बड़ा कौन है? टाइटन जब दूसरा हो गया तो सबसे बड़ा कौन है? बताइए। जुपिटर का होगा। देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहाँ दिखेगा? केवल सीमित जो भू क्षेत्र है, बराबर जो सीमित क्षेत्र है, हम लोग के क्षेत्र में दिखेगा, यूपी बिहार क्षेत्र में दिखेगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की जो है छाया, छाया मतलब परछाई का आकार जो है छोटा होता है। इस मतलब क्रॉस कनेक्शन बोलिए, या आप इसे क्रॉस कनेक्शन बोल सकते हैं। पृथ्वी के क्रॉस कनेक्शन की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली जो चंद्रमा है, उसकी छाया जो है आपको, या आप इसे क्या बोल सकते हैं? ट्रांससेवर वेव भी बोल सकते हैं, या क्रॉस कनेक्शन भी बोल सकते हैं, अनुच्छेद परिच्छेद को। ठीक है, याद रखना है। चलिए, सवाल ये है कि सूर्य के प्रकाश मंडल, जिसे हम फोटोस्फीयर्स बोलते हैं, की तापमान कितनी है? मतलब इसका जो तापमान है, टेम्परेचर कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान। चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? बता सकते हैं? तो केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। आप बताइए, चंद्र ग्रहण में आपसे एक सवाल है कि बताइए, चंद्र ग्रहण में सूर्य जो है आपका इसी जगह रहेगा, सूर्य में कोई चेंज नहीं होता है। बदलता कौन है? पृथ्वी और चंद्रमा इधर-उधर होते हैं कि नहीं? ये तो आप मानते हैं। तो आप बताइए कि बीच में क्या आएगा? सूर्य के बीच में कौन आएगा? सूर्य तो इसी जगह है, देख रहे हैं? इसके बीच में बताइए, अगर मान लीजिए इधर चंद्रमा है और बीच में पृथ्वी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? पृथ्वी आ जाएगा तो कौन-सा ग्रह लगेगा? चंद्र ग्रहण कि सूर्य ग्रहण? अगर एक और बताइए, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है? और इधर पृथ्वी आ जाए, मतलब अर्थ आ जाए, और बीच में आपका मून आ जाए, मतलब चंद्रमा आ जाए, तो कौन-सा ग्रह होगा? चंद्र ग्रहण कि सूर्य ग्रहण? कमेंट कीजिएगा। बहुत बार पढ़ चुके होंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, तो ज़रूर पढ़ेंगे। शांति का सागर, जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? तो चंद्रमा पर ही तो स्थित है। तो शांति सागर अगर पूछे तो चंद्र ग्रहण को, मतलब चंद्रमा को टिक लगाइएगा। चंद्रमा उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को उपग्रह भी कहते हैं, सैटेलाइट भी कहते हैं। चंद्रमा को मून कहते हैं। फोबोस और डिमोस, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, पता है ना? ये तो पता होगा। फोबोस और डिमोस जो है, ये उपग्रह जो है, सैटेलाइट जो है, मंगल का है। किसका है? मार्स का है ना? मंगल का है, ये आप जानते हैं। ये सवाल पूछा है। अगर मैं बात करूं मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए, जो जीवन जीते हैं उसकी उपस्थिति के लिए बर्फ छत्र को, क्या है? बर्फ छत्र को, जिसे आइस शीट बोलते हैं, आइस का छत्ता कहिए, और हिमसितित जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है। कहाँ? मंगल पे, मार्स पे। आपका जीवन है, वहाँ पे जी सकते हैं। आपको आइस शीट्स में मिलेंगे, हिमसितित जल भी वहाँ पे मिलेगा, आप मतलब पी सकते हैं बर्फ का पानी। बर्फ का ही पानी तो गल के पीते हैं हम लोग, तो ये ज़रूरी है, तो आप जीवन जी सकते हैं। अब इसी बीच में हम 2-3 जो है पॉइंट हम बताते हैं। एक पॉइंट तो जान लीजिए कि 1984 में जो है गार्डिनर, वी गार्डिनर और जोसेफ, क्या नाम है इनका? फॉरमैन, तथा जे शंकलिन, ठीक है, जे शंकलिन जो है, इनके द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई है, मतलब ओजोन होल की खोज की गई है। तो आपसे पूछेगा कि ओजोन होल की जो खोज की गई है 1984 में, कौन-कौन थे? तो वी गार्डिनर,
वी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन और जे शंकलिन थे। इनके द्वारा खोजा गया था ओजोन छिद्र। चलिए, और भी जानकारी अगर लें तो बाद में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं इस पे। इसके बाद ये सौरमंडल का खत्म होगा, फिर हम पृथ्वी के बारे में और भी जानकारी लेंगे और ये खत्म कर देंगे। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुनते हैं, बताइए। चंद्रमा के धरातल पर जब जाते हैं तो एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुनते? चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण एक दूसरे की बात नहीं सुनते, इसलिए वहां तैरते भी हैं। ठीक है, आप देखे होंगे। अगर बात करें जब अर्धचंद्र होता है, मतलब हाफ मून जिसे बोलते हैं, आधा चांद, तो पृथ्वी जो है, मतलब यहाँ पे जो अर्धचंद्र होता है, तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, एकदम समकोण होता है, एकदम 90 डिग्री का होगा, सॉरी सीधा हो जाएगा। तो सूर्य जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण हो जाएगा, अर्धचंद्र होगा तो 90 डिग्री का हो जाएगा। कृष्ण बीवर की बात करते हैं, जिसे हम ब्लैक होल बोलते हैं। अंतरिक्ष में एक पिंड है, कृष्ण बीवर मतलब ब्लैक होल अंतरिक्ष में क्या है? एक पिंड के रूप में है, जो किसी भी प्रकार के विकिरण मतलब रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है उच्चतम घनत्व के कारण। नहीं तो अगर मान लीजिए ये आ गया, ये नहीं रहा, तो बहुत ही दिक्कत है। बहुत सारे रेडिएशन को बचा के रखता है, वो अगर खत्म हुआ तो समझिए कि विनाश का शुरुआत हो गया। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है घटकर 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग हो जाता है। अब बात करते हैं कि तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण बीवर है, कृष्ण छिद्र कहिए, कृष्ण बीवर कहिए या ब्लैक होल कहिए। अगर मैं बात करूं कृष्ण छिद्र सिद्धांत की बात करें, मतलब ब्लैक होल थ्योरी की बात करें, को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने जो है प्रतिपादित किए थे, बताए थे, ब्लैक होल थ्योरी को बताए थे। ब्लैक होल का मतलब ही होता है कि उसमें सारा चीज समाहित हो सकता है, जितने भी जो रेडिएशन है वो सब उसमें होगा। जैसे अगर देखा जाए अभी भी अगर कृष्ण जो हम मानते हैं ईश्वर को, वो एक तरह से हॉल ही है, ब्लैक होल ही है, उनमें सारा चीज समाहित है कि नहीं? ऐसे आप याद कर सकते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, या आप उसे डॉग स्टार बोल सकते हैं। साइरस बोलिए या डॉग स्टार बोलिए, सबसे चमकीला तारा बताया जा रहा है। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को दिन होता है, केवल पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या, इसलिए बोला जाता है सूर्य ग्रहण लग गया। चित्त आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। तारों का समूह को ही नक्षत्र कहेंगे ना। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो हम बताएंगे इकारस है। क्या है? इकारस। तो सबसे दूर स्थित तारा अगर ब्रह्मांड में बोले तो इकारस को बताया जाता है। सबसे चमकीला अभी जस्ट आप पढ़ें, कमेंट कीजिए। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं, या उसे इकाई जो है कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष का नाम सुने होंगे। तारा की दूरी हम प्रकाश वर्ष से ही नापते हैं, अन्यथा नहीं नापते हैं सकते हैं। ध्रुव तारा जिसे पोल स्टार भी बोलते हैं या नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है, ठीक है, किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? संकेत कहिए, इंकित कहिए, करता है तो सप्तऋषि तारामंडल की ओर करता है, जिसे उर्सा मेजर भी कहते हैं या ग्रेट बियर भी कहा जाता है। उर्सा मेजर या ग्रेट बियर भी कहते हैं, सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। तो ध्रुव अगर तारा की बात होगी तो किस तारामंडल की ओर संकेत करेगा? सप्तऋषि तारामंडल की ओर। उसमें 7 तारा आपको दिखेंगे। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब मार्स और आपका जुपिटर के बीच जो भी चलेगा इसे हम क्षुद्र ग्रह एस्ट्रोइड कहते हैं, क्योंकि इसी दोनों के बीच मिलेगा। तो डायरेक्ट सवाल पूछता है। अगर पूछे उल्का की बात करते हैं, मतलब मेट्रो का बात करें, मेट्रोर मतलब मेट्रोर उल्का पिंड जिसे बोलते हैं, वो कहते हैं टूटा हुआ तारा, शूटिंग स्टार कहते हैं। टूटा हुआ तारा देखते ही याद आता होगा, कल्पना में चल जाते होंगे, यार कुछ मांग लो भाई। ज़्यादातर जो नए नए प्रेम जोड़ी होते हैं वो ज़्यादातर इस पे बिलीव करते हैं, लेकिन अंत में टूट जाता है।
सच में बात है। तो इस पे विश्वास ना करें, सिर्फ़ ये बात करें कि उल्का पिंड है, टूटा हुआ तारा, याद रखना है, जिसे हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट ये बात है कि ग्रह है, उपग्रह है और ग्रह है, उपग्रह है। तो जैसे पृथ्वी का उपग्रह तो हम जानते हैं एक चंद्रमा ही है, एक ही है, सैटेलाइट है। मंगल का 2 है, फोमोस और डिमोस, ये भी हम जानते हैं। लेकिन बृहस्पति का जो है, जुपिटर का 95 ही अभी तत्काल बताया गया है। नहीं तो ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन 95 ही है, जो कि अभी इस बुक के हिसाब से सही है। शनि का जो है ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो है शनि का है। अभी जुपिटर को भी पीछे करके जो है सटर्न आगे हो गया है, शनि आगे हो गया है, 146 है। जिसमें टाइटन का नाम सुने होंगे, शनि का। अरुण का 27 है, 27 ही उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। और वरुण का 14 है, मतलब आपका 14 सैटेलाइट आपको दिखेगा। तो आपको पृथ्वी, मंगल, अब बुध और शुक्र का तो भाई है ही नहीं, आप जानते ही हैं। चलिए आगे चलें। तो ये आपका जो है खत्म हो गया क्या, सौरमंडल और ब्रह्मांड खत्म हो गया है। आप यूनिवर्स बोलिए या सोलर सिस्टम बोलिए, खत्म हो गया। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, ये हम वादा कर सकते हैं।